हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे फ्रूट क्रॉप मेज़, मक्का, जिसमें कि हम मक्के के बारे में ये डिस्कस कर चुके थे, मक्के की सिस्टमेटिक पोजीशन और मक्के का जो इसका किस तरह से इसका बॉटनिकल प्लांट, किस तरह का इसका प्लांट होता है, मॉर्फोलॉजी प्लांट की, एनुअल है प्लांट, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। और आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेज क्रॉप है उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से मक्के के जो दाने हैं उसकी कितनी वैरायटी, कुछ वैरायटी हैं जैसे कि पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न। और इनके बारे में हमने इसके बाद ये भी बात की थी कि किस तरह से इन दानों का आकार, प्रकार, सॉफ्टनेस, जैसे कि हमने बताया था कि पॉड कॉर्न में जो ये जिया मेज की वैरायटी टुनकेटा है और इसमें काफ़ी जो ये वैरायटी है प्राचीन किस्म की है। इसमें आर्थिक दृष्टि से ये वैसे तो अनुपयोगी होती है, पर इसका जो प्रत्येक दाना एक जो है हस्क भूसे के द्वारा कवर रहता है और भूसे से इससे करने से इसके इस तरह के जो क्रॉप हैं पॉड कॉर्न से इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो चारा भूसा है वो प्राप्त होता है। दूसरा है सॉफ्ट कॉर्न में जिया मेज का वैरायटी एमाइलिका है। इसमें जो इसका एंडोस्पर्म है, जो भ्रूण पोष है, काफ़ी नरम होता है और स्टार्च से भरा होता है। इस वैरायटी की जो खेती है वो अमेरिका में की जाती है। पॉपकॉर्न की बात करें तो जिया मेज का एवरेटा है, इसके उसमें जो आँच में जब इसको करा जाता है तो पॉपिंग की इसमें काफ़ी क्षमता होती है और दाने में इसका जो भूनने पर इसका जो भ्रूण पोष है वो लटका बाहर की ओर नाम जो फफोलों की तरह रूप में फट जाता है और इसको फूल कर ये पॉप की तरह पॉपकॉर्न दाना काफ़ी चौड़ा, लंबा, अंडाकार तथा हार्ड होता है। और फुली बनने का कारण ये है कि इसमें उच्च ताप पर एंडोस्पर्म के स्टार्च में उपस्थित जो आर्द्रता तेज गति से प्रसारित हो जाती है, जिससे दाने का फुलियाँ मतलब ऐसे फूल कर पॉपकॉर्न की उसमें शेप में आ जाते हैं। इस तरह का जो खेती है अधिकतर अमेरिकन जो देश हैं उनमें इनकी खेती होती है। स्वीट कॉर्न जिया मेज की जो वैरायटी है सेकोरेट्रा है। इस प्रकार के मक्के के जो एंडोस्पर्म है भ्रूण पोष में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और इसमें अधिक स्टार्च में परिवर्तन होता है। इसका दाना जो चौड़ा है वेजेस शेप का होता है और झुर्रीदार होता है। इसमें उबाल कर जो इसके जो दाने हैं भुट्टे हैं वो उबाल कर खाने में काम आते हैं। डेंट कॉर्न है, ये भी अमेरिकन वैरायटी है। इंडिकेंटा है, इसमें डिएंटा, इसके दाने जो है ऊपरी की ओर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गड्ढा ऊपर स्ट्रक्चर होते हैं और ये इसका सुकड़ने में इसका निर्माण जो है भ्रूण पोष के सुकड़ने से होता है। इसकी पैदावार भी ज़्यादातर अधिक मात्रा में यूएसए में होती है। फ्लिंट कॉर्न या में इसका जो ये वैरायटी है पैरेक्स, इसका दाना बहुत कड़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड, ये कड़ा होता है और इसका जो मोच या इसमें अंदर के ऊपर की ओर नोच नहीं होती है, गड्ढा नहीं पाया जाता है और इसके जो दाने हैं कई रंग के पाए जाते हैं। वैक्सी कॉर्न है, इसके का जो एंडोस है मोम की तरफ जैसे बनावट होती है, टेक्सचर होता है और इसमें पूर्णतः जो एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। इसमें जो अनुपात है स्टार्च का और एमाइलोपेक्टिन का वो 72 to 28 अनुपात में पाया जाता है और वैक्सी कॉर्न में एमाइलोज का सब जो है हमें इसमें नहीं, एमाइलोज को एब्सेंट होता है। इस तरह से ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। डिफरेंट टाइप के कॉर्न के जो दाने हैं उनके बारे में, मक्का के जो भुट्टे के बारे में बात की थी। आज जो हम मेन जो डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में वो है कल्टीवेशन ऑफ मक्का का क्रॉप को किस तरह से
बनाया जाए, किस तरह से पैदा कर सकते हैं किसान में, किस उसमें है। तो कई स्टेप होते हैं कि फील्ड प्रिपरेशन ऑफ फील्ड कैसे करी जाए, दूसरी सोइंग मेथड क्या है, क्वालिटी ऑफ सीड हम किस तरह से उसमें बो रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का सीड सोइंग कर रहे हैं, और क्वांटिटी ऑफ सीड कितना चाहिए, क्वालिटी भी कौन सी क्वालिटी कौन सी वैरायटी का सीड हम डाल रहे हैं खेतों में, और कितनी मात्रा में सीड का उपयोग करा जाए, कौन कौन सी खाद, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कौन कौन सी खाद कितनी कितनी मात्रा में कब कब डालनी है, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, पानी, खेत इरिगेशन मतलब कब कब पानी सिंचाई देनी है, किस समय उसको खेत से हार्वेस्ट करना है, थ्रेशिंग करना है, यील्ड पर एरिया पर हेक्टर जो हैं, जो पैदावार हैं वो कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, मिलिंग इसमें से दाने किस तरह से निकालें, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन कि किस तरह से खेती का दूसरी बीमारी से या तो कीटों के द्वारा या फंगल डिजीज़ के, बैक्टीरिया वगैरह जो भी डिजीज़ इसमें हैं उनके द्वारा बचाव हम किस तरह से खेती या जो मक्के में लगने वाला जो रोग है उनसे किस तरह से बचाव करें। तो ये सब कल्टीवेशन में आ जाता है। क्या क्या प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, सोइंग कैसे की जाए, उसमें मेथड, सोइंग का कौन सा मेथड अपना जाए, कौन सी कितनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीड, कौन कौन सा सीड लिया जाए, खाद कब कब डाली जाए, कब कब पानी दिया जाए, पैदावार कैसी हो, इसमें कब थ्रेशिंग की जाए, और कौन कौन सी दवाइयाँ या छिड़काव या कौन सा बचाव जिससे कि हमारे फसलों में रोग ना लगे, इन सब का ध्यान सब कल्टीवेशन में ही आता है। और जो मेन है कि क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की पिछली उसमें हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मक्के की जो क्लाइमेट है वो उसके लिए कि कितना रेनफॉल चाहिए, कितना होना चाहिए, ये हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि इसमें 160 to 120 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा चाहिए, और टेम्परेचर 21 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था इस क्रॉप के लिए, और जो सॉइल है वो जड़ोड़ मिट्टी से लोम सॉइल चाहिए। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम चलते हैं किस तरह से फील्ड प्रिपरेशन, कि कैसे हम मक्के की खेती के लिए सबसे पहला स्टेप जो है कि मक्के की खेती के लिए फील्ड जो है, मृदा, भूमि की तैयारी कैसे करें। तो भारत में जो मक्के की फसल है वो खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। और जो पूर्व में जो खेत से बोने के समय जो खेत की जुताई है वो 4 to 6 बार जुताई, किसान जो हैं 4 to 6 बार खेत की जुताई करते हैं, जिसके जुताई 4 से 6 बार तक जुताई करने से बीच बीच में क्या होता है, मिट्टी जो बार बार पलटने से मिट्टी को हल से पलटते हैं से प्रयोग किया जाता है, और उसमें वो काफ़ी भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, बना लिया जाता है। और साथ ही इसमें कई जो हैं खरपतवार या जो वीड जो हैं वो लगे होते हैं ज़मीन में, वो भी इससे जब जुताई बार बार करते हैं तो वो निकल आते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। साथ ही फिर इसमें जो है कि वो तो हो गया इसका काम। इसके बाद फिर इसमें डाला जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो मक्का की खेती के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो खाद है वो काफ़ी मात्रा डाली जाती है, अच्छी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इसमें 25 to 30 जो कहते हैं गाड़ी या सड़ा हुआ गोबर या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती, कि इसमें मक्के की खेती के लिए खाद या मैन्योर या फर्टिलाइज़र की मात्रा काफ़ी अधिक मायने रखती है, अधिक डाली जाती है। और हाइब्रिड किस्मों में अगर बात करें, अगर हम इम्प्रूव वैरायटी कोई हाइब्रिड किस्म का सीड सोइंग कर रहे हैं तो 100 to 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती। नाइट्रोजन खाद जो है जब तक क्रॉप है कम से कम 3 बार दी जाती है। प्रथम बार में बुआई के समय, एक पहली बार जब हम सोइंग कर रहे हैं तो उस टाइम, दूसरी बार जब जो क्रॉप है की लंबाई जो है 1 से 1.5 फुट मतलब घुटनों की तक ऊंचाई तक आ जाए, और तीसरी बार जब इसमें बलर में टेसल उसमें
आने लगे, जब उसमें ऊपर की तरफ वो उसका इम्प्रूव फ्लावरिंग टाइम, जब टेसल मतलब उसके ऊपर पुष्क्रम फ्लावरिंग होने लगे, उस टाइम इसकी तीसरे टाइम इसमें जो है उर्वरक या खाद उस टाइम दिया जाता है। और वो तीसरे टाइम में जब है और उसमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त PO2O5, फॉस्फोरस का जो खेत है P2O5 और K2O5 भी क्रमशः 60 to 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर भी दिए जाते हैं। तो है कि मक्का में जो खेती के लिए जो अच्छी पैदावार के लिए, हेल्दी क्रॉप के लिए इसमें खाद का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और खाद का भी लिए भी कम से कम 3 बार दिया जाते हैं। 3 बार में एक तो जब सोइंग टाइम, दूसरा जब क्रॉप कम से कम 1 से 1.5 फीट तक हो जाए, 2 फीट तक का, तीसरी बार जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो नाइट्रोजन, इसके बाद PO2, K2O5 और इसके बाद ये कम से कम 60 to 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या सोइंग का टाइम क्या है। तो जो सोइंग का टाइम में भारत में तो इंडिया में तो जून जुलाई का टाइम होता है सोइंग का, और जो कटाई हार्वेस्टिंग का टाइम हो सितंबर से अक्टूबर में होता है। इसके साथ ही जो वो है कि जो मेथड ऑफ सोइंग, कौन सा मेथड अपनाया जाता है सोइंग के लिए। तो मेथड अपनाने के लिए सोइंग के लिए इसमें एक तो करा जाता है कि छिड़काव विधि से करा जाता है, कैसे करके छिड़काव कर दिया जाता है, या हल के साथ ही नायले द्वारा उसकी सोइंग की जाती है। और बुवाई के लिए कुछ लोग मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। जो आजकल के अगर ज़्यादा अच्छे किसान हैं, रिच किसान जिनके पास में सुविधाएं हैं, वो इसको मशीनों के द्वारा भी सोइंग मशीनों के द्वारा भी सहायता लेते हैं मशीनों की। ठीक इसी तरह इरिगेशन, सब सिंचाई कब करनी चाहिए। मक्का की जो खेती के लिए सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई जो के लिए महीने में 3 सिंचाई तो कम से कम इसमें देना पड़ती है। पानी की आवश्यकता अधिक खेती को नुकसान भी पहुंचाता थी, क्योंकि रेनी सीजन के ही टाइम होता है। और फ्लावरिंग के टाइम जो है मेन है कि जब फ्लावरिंग हो रही हो उस टाइम सिंचाई बहुत ज़रूरी है। अगर बरसात हो गई तब तो ठीक है, नहीं हुई है तो रेनी जब फ्लावरिंग हो रही हो उस टाइम सिंचाई देना बहुत ही ज़रूरत हो जाती, आवश्यकता हो जाती है अच्छी पैदावार लेने के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए जब मक्के के जो भुट्टे हैं उनमें जब जो हस्क है इसका सफ़ेद हैं, हस्क भूसे जो है रंग भूरा तथा दानों का जो है कड़े व ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं या पकने लग जाते हैं। और जो या कहें कि हम ये भी कह सकते हैं जब जो प्लांट है उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, और जो बीज हैं उसके भुट्टों को जो हम कहें उसको थोड़ा सा देख लेते हैं छील कर, कि अगर उनके दाने दिखने लगे कि वो मैच्योर पक गए हैं तो उनको अलग से अलग कर लिया जाता है भुट्टों को। इस तरह से देखा, इसका पीले पड़ने के बाद भुट्टों को अलग काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। और फिर उनको भुट्टों को छील कर साफ करके मैदान में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इस तरह से साफ कर मैदानों में फैला दिया जाता है। और इससे तोड़ने के बाद जो बची हुई फसल को है वो दाने तो निकाल लिए जाते हैं, और जो फसल बच जाती है उसको फसल को एज ए चारे के रूप में यूज किया जाता है। और कई बार तो कच्चे भुट्टों को तोड़कर भी भूनकर इस तरह से अलग से दूसरी तरह से यूज किया जाता है। तो ये तो है कि किस तरह से मक्के की खेती इम्प्रूव से करी जाए, और कब किस तरह से मक्के के किसान इसमें से बीज तैयार फसल कर ली जाए। तो ये हो गया कि अब है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं और कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी हैं। तो अगर पादप इसके कहें कि क्रॉप प्रोटेक्शन में कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए क्रॉप प्रोटेक्शन में, तो मक्के के अंदर की फसल में कई जो है फंगल डिजीज़ लग जाती हैं,
इनको जो रोकथाम करने के लिए बहुत सारी कवकनाशी जैसे दवाइयाँ हैं, उनके मिश्रण हैं, जो ब्रोडेक्स मिक्सचर हैं, फाइलोटोन, पेनिक्सिलिन, मिनेब आदि जो हैं कंसनट्रेट, जो इन सबका मिक्सचर बना के इन फसलों पर स्प्रे किया जाता है, जिनसे कि इसमें जो रोग प्रतिरोधी किस्में या फिर स्प्रे करते हैं या कुछ ऐसी वैरायटी के बीज बोए जाते हैं, किसान बोएते हैं जिनमें कि डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी उगाई जाए, जिससे कि उन फसलों में इस तरह के फंगल डिजीज़ वाली डिजीज़ लगे ही ना प्लांट में। तो ये हैं। और कुछ जो रोग कॉमन है जैसे हेडस्मन, सरकंड, समानकंड, कॉमन स्मट पाया जाता है। इंडिया में काफ़ी रूप फैला है, ये अस्टिलागो के द्वारा होता है। पाणगमारी, लीव ब्लाइट, भूरा बिंदु, ब्राउन स्पॉट, जीवाणु डंठल गलन, बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, ये सब तो जो हैं फंगल डिजीज़ वाली डिजीज़ लगती हैं मक्के की क्रॉप में, मेज की क्रॉप में। और कुछ इंसेक्ट के द्वारा भी जो है रोग लगते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है कि मक्का तना छेदक, मेज स्टेम बोरर, पर्न रोलर, रीफ लोरर, मक्के का टिड्डा, जो रोग टिड्डों के द्वारा है, वो सब ये इंसेक्ट के द्वारा लगने वाले रोग हैं। तो ये सब रोग भी मक्के की खेती में लग जाते हैं, जिसके द्वारा किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब सोइंग करते हैं किसान, तो उस टाइम इन सब डिजीज़ से रेजिस्टेंस वैरायटी लगाई जाए, या फिर जब ये डिजीज़ लगे उसके पहले स्प्रे करके दवाइयों का किसान इनसे बचाव कर सकता है। तो ये हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया कि किस तरह से किसान अपने मक्के की क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकता है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट जो है मक्के की कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है, और किस किस एरिया में उन्नत इम्प्रूव वैरायटी हैं, जो जगह रिसर्च हो के इम्प्रूव वैरायटी हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा ईल्ड देती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक हैं। इन सब को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।